को बता दें कि जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और मैथ के लिए परेशान हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो 10th में मैथ पढ़ता है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि मैथ पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ तो पता होता नहीं है, बस केसीसी ना एनसीईआरटी या जो भी है उसका सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो वैसे नहीं करना है। देखिए होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो 10th के मैथ है उसमें कितना चैप्टर है। ठीक है, जितना चैप्टर है सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो अब ऐसा होना चाहिए मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट का दायित्व कि वास्तविक संख्या रियल नंबर से जितना जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे पहले वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस वीडियो में हम उस चैप्टर का जितना रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है उतना हर एक टाइप का क्वेश्चन बना हुआ रहना चाहिए। और उसके बाद अगर आप हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो चाहे केसीसी ना हो या एनसीईआरटी हो, सबको आप ऐसे ही बना सकते हैं। आप ही सोचिए इस चीज़ को। तो मैथ पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है कि जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जितने तरह का जितना टाइप का क्वेश्चन होता है हर एक टाइप का पहले एक एक क्वेश्चन आप सीख लीजिए। सीख लिए, अब उसी टाइप का जितना केसीसी ना एनसीईआरटी में है खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, बनेगा बेहतर होगा। तो जैसे कि हम लोग हैं वास्तविक संख्या भी पढ़ने वाले हैं, तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? नंबर दो तरह का होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो ये हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक, लेकिन वास्तविक पढ़ने से पहले हम काल्पनिक का एक झलक दिखला देते हैं, क्योंकि उसका इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वास्तविक का ज़रूरत है, लेकिन झलक दिखलाजा वाला काम ज़रूरी है। तो झलक क्या दिखलाना है? जैसे कि अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि 4 है रूट के अंदर, तो ये +-2 निकलेगा, इस तरह से निकलता है। रूट 9 है तो 9 है तो +-3 निकलेगा। लेकिन इमेजिनरी काल्पनिक संख्या कहाँ चल जाता है कि अगर दिया हुआ है -√3, रूट के अंदर माइनस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? कोई भी संख्या है रूट के अंदर है माइनस दिया हुआ है, तब ये चल जाता है काल्पनिक में, इमेजिनरी नंबर में। समझ में आ रहा है? काल्पनिक संख्या ये टाइप का संख्या अभी तक 10th तक आपको नहीं दिखेगा, कहीं पे कोई भी चैप्टर में नहीं दिखेगा। यानी कि 10th तक हम लोगों को काल्पनिक संख्या पढ़ना ही नहीं है। तो बस एक झलक दिखला दिए कि इस तरह का संख्या रहता है, उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो कि 10th में नहीं पढ़ना है उसी को कहते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। और हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएँ? सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, सब में है। तो ये चीज़ में सबसे पहले आपको जानना है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। क्या जानना है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जैसे कि दिया हुआ है। ये कुछ आधारभूत प्रमेय है, लेकिन वो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। उसके बाद बताएंगे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, फिर पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में यही सारी संख्याएं जो हम लोग पढ़ते हैं यही सब वास्तविक संख्या होती है। तो इतना जो हम अभी पढ़ाएंगे इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रख करके पूरा चीज़ सीखिएगा तो अच्छा होगा। देखिए सबसे पहले एक चीज़ हम बताएंगे इसमें, जो कि 9th में भी आप लोगों को पढ़ना था, प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला टॉपिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है कि जब गणित का आगमन हो रहा था, जब मनुष्य लोग को गिनने की आवश्यकता पड़ी थी, तो सबसे पहले स्टार्ट जहाँ से किया था उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसको आप अभी ऐसे भी सोच सकते हैं
कि अभी भी अगर हम कोई संख्या को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, गिनती करना स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्या माइनस से स्टार्ट करते हैं, या जीरो से स्टार्ट करते हैं, या 1 से करते हैं? तो इसी का परिभाषा बता दिया जाता है कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए ये सब चीज़ 9th में भी पढ़ना है, लेकिन एक एक झलक सबका हम दिलाते जाएंगे। तो कैसे भाई गिनती का संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 4 इसी तरह से इन्फिनिटी तक। क्योंकि कोई भी संख्या जब हम गिनती करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 वैसे ही चलते जाता है। तो प्राकृतिक संख्या की बात हो गई कि जब भी हम 1 से कोई संख्या स्टार्ट करेंगे अनंत तक जाएगा तो उसको प्राकृतिक। परिभाषा इस तरह से जो कि कहीं पे काम आता नहीं है, बस आपको समझना है। तो समझने के लिए हम परिभाषा से हट के आपको एक चीज़ समझाते हैं हमेशा। क्या समझाते हैं? कि आपको कोई भी जो संख्या हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, तो ये परिभाषा तो ठीक है, पढ़ लो लिख लो, ध्यान में रखो, लेकिन समझना क्या है ये समझो। समझना ये है कि एक से, कहाँ से? एक से लेकर के अनंत तक जितना संख्या आपको दिखेगा, एक से अनंत तक जितना संख्या दिखेगा सबको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? दिमाग में ये बात सेट करना है कि अगर हमको कहीं पे बांटने का ज़रूरत आ गया कि हम प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, तो दिमाग में ये सेट रखना है कि एक से अनंत तक जितना संख्या होगा सबको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या आता है? पूर्ण संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। यानी कि यहाँ से हम आपको बताएंगे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, एक मतलब कि जैसे अभी इसका परिभाषा अगर बात करें तो परिभाषा ऐसे होता है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने पे पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर, ठीक है, ये हो गया परिभाषा की बात। लेकिन आपको याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है? तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी जीरो से, कहाँ से? जीरो से लेकर के अनंत तक जितना संख्या होगा उसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। जीरो से लेकर के, कहाँ से? जीरो से पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से। 1 से लेकर के अनंत तक जितना संख्या होगा उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। फिर दूसरा चीज़ क्या हुआ? जीरो से, 1 से पहले भी कोई संख्या था, जीरो, जो कि इंडिया के ही बनाए हैं। कौन बनाए हैं? जो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जीरो का इंडिया में ही आविष्कार हुआ है, बनाया गया है। समझ रहे हैं ना? बनाया गया मतलब, हाँ। तो वो कौन किए हैं जो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो जीरो अगर हम शामिल कर देते हैं प्राकृतिक संख्या में तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। अब इसको आपको दिमाग में कैसे सेट रखना? प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक कहेंगे बउआ? तो 1 से अनंत तक। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक कहेंगे बउआ? तो 0 से लेकर के अनंत तक। इस तरह से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ये जो भी हम बताए हैं इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। अब दूसरा ये हो गया। अब आ गया तीसरा, पूर्णांक। क्या आ गया? पूर्णांक, जिसको कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं? पहले 1 से अनंत था, 0 से अनंत था, लेकिन उसके बाद आविष्कार हुआ 0 से पहले की संख्या, जिसको कहते हैं ऋणात्मक संख्या। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इधर जाएगा निगेटिव इन्फिनिटी तक। नंबर जितना इधर जाएगा उतना ही इधर भी जाएगा। फ़र्क इतना है, इधर प्लस पे जाएगा, इधर माइनस पे जाएगा। बस इतना डिफरेंस है दोनों के बीच। तो आप लोगों को याद क्या रखना है? परिभाषा को मारिए गोली और याद ये रखिए प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर के अनंत तक। आँख बंद कीजिएगा, प्राकृतिक संख्या बोलिएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए नंबर 1 से अनंत तक।
पूर्ण संख्या दिमाग में नंबर आना चाहिए 0 से अनंत तक, पूर्णांक तो दिमाग में नंबर आना चाहिए ऋणात्मक, सभी संख्या 0 से अनंत तक ही होगा, लेकिन सब में क्या लगा हुआ रहना चाहिए, निगेटिव। ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब बात आ गया भिन्न संख्या का। भिन्न यानी जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये सब आप नोट करते जा सकते हैं, या फिर मेरे नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा तो मस्त ये सब का नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद चौथा हम लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या। हाँ, उससे पूछो। उसके बाद एक और पढ़ना है अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो आपको याद रखना है कि वैसा संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इसमें ऐसा संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √3, √2, √5, इस प्रकार की संख्या p/q के रूप में। अब यहाँ पे q = नॉट 0 क्यों लिखे हैं? जो चीज़ को आप समझिए, अगर आपको हम बोले 5/0, अगर हम आपको बोले 0/5, अब बोले 5/0, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। जब हम बोले 0/5 यानी 5 से हमको 0 में भागा देना है और लाना 0 है, ऐसे। अगर हम यहाँ पे लिख दे, चलिए एक और यहाँ लिख देते 10/5, तो इसको क्या करते? 5 से भागा देते 10 में, 2 बार में लगता है 5 दूनी के 10, 2 बार में लगता है 5 दूनी के 10, ख़त्म खेला, आंसर कितना हो जाता? 2, यानी इसका आंसर हो जाता 2। होता ना? होता कि नहीं? इसी चीज़ से आप ये तीनों चीज़ समझ जाइएगा कि q बराबर 0 क्यों नहीं रहता है। सबसे पहले 10/5 करते हैं, 5 दूनी 10, 2 कट जाता, 2 आ जाता। 5/0, 0/5 किए तो यानी कि 5 से भागा देना है 0 में, ठीक है। तो कितना बार में 0 आएगा? तो 5 को हम 0 बार में गुना करेंगे, 0 आ जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये चीज़ रिलेट करके समझिए, जो कि हर एक कोई आपको नहीं समझाएगा, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर बोल के निकलते जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 5/0 यानी 0 से 5 में भागा देना है, 0 से 5 में भागा देना है। 0 का पहाड़ा पढ़िए, कई बार पढ़िएगा? एक बार। चलिए एक बार में लगाते हैं, तो 0 एकम 0, फिर 5 आ गया। फिर लगाइए 2 बार, 2 बार में लगाते हैं, 0 दूनी 0, फिर आ गया 5। फिर लगाइए 3 बार, 0, फिर आ जाएगा 5। मतलब कि आप करते करते बूढ़ा हो जाइए, 4-5 को जन्म ले लीजिए, 7-8 जन्म ले लीजिए, 9-10 जन्म ले लीजिए, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यही कहते हैं ये अनंत तक जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? अनंत। इसीलिए 0 नहीं रखा जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये याद रखना है हमेशा के लिए कि कभी भी, जो कि 10th में बच्चा पहुँच जाता है लेकिन इतना छोटा चीज़ नहीं पता रहता है और बकलोल जैसा मुंह बना लेता है, कभी भी कोई भी संख्या ऊपर में रहे, चाहे कितना बड़ा संख्या रहे, लेकिन नीचे 0 आ जाए, नीचे 0 आ जाए, तो उसका मान क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। अनंत कह सकते हैं, अपरिभाषित कर। अगर हम बोले अभी 2025 चल रहा है, 2025/0, इसका मान क्या आएगा? अपरिभाषित। लेकिन इसका उल्टा अगर हम बोले, क्या बोले कि 0/2025, 0/2025, तो इसका मान क्या आएगा? तो 0 आएगा। लेकिन ये सिर्फ आपको दिमाग में खटकना चाहिए और याद रहना चाहिए कि कभी भी ये ऊपर वालों को क्या कहते हैं? ऊपर वालों को कहते हैं अंश। ऊपर वालों को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वालों को क्या कहते हैं? हर। नीचे वालों को कहते हैं हर। तो दिमाग में आपके ये खटकना चाहिए कि कभी भी अगर हर 0 हो रहा है तो उसका मान क्या होगा? अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। लेकिन अगर अंश 0 हो रहा है तो उसका मान 0 होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है इसमें, बस इतना ही याद रखना है। अपरिमेय बता दिए, परिमेय बता दिए, 4-5 को जो भी था डेफिनेशन बता दिए। यहाँ तक नंबर, ये जो जितना भी संख्या अभी पढ़ाए हैं 5 गो, ये जो 5 संख्या पढ़ाए हैं, ये 5 संख्या जो पढ़ाए हैं, इसी को कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। इतना जो पढ़ाए हैं इसी को कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यही चीज़ें हमको ये चैप्टर में पढ़ना होता है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा साइड की चीज़ें कुछ बताते हैं। साइड की चीज़ें क्या? अब ये सब चीज़ तो हम ऐसे समझा दिए, इसका अगर नोट चाहते हैं तो ये जो मेरा नंबर है इस पर आप मैसेज कीजिएगा, तो आपको एकदम मस्त पहला चैप्टर का एकदम सुंदर सा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है,
जो भी वहाँ पे आप बात कर लीजिएगा, आपको कितना क्या होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझा दिए, नोट्स चाहिए तो ले लीजिएगा। ये हमारा हो गया इतना कंप्लीट। अब इसके बाहर का चीज़ क्या याद रखना है, बाहर का थोड़ा सा ये याद रखना है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। सम संख्या किसको कहते हैं, उसके बाद विषम संख्या किसको कहते हैं। ये चारों चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले है भाज्य संख्या, किसको कहेंगे, भाज्य संख्या। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले अभाज्य समझिएगा तो भाज्य समझ जाइएगा। जैसे कि आप कभी भी 1 से चलिएगा 10 तक, 1 2 3, लेकिन भाज्य अभाज्य जो है 2 से स्टार्ट होता है, इसको 1 से लेना देना नहीं है। भाज्य अभाज्य 2 3 4 5 6 7 ऐसे से चलते जाइएगा, 7 8 9 तक चले, ठीक है। तो ये दोनों का परिभाषा में ही कहता है कि 1 से बड़ी वैसी संख्या, ठीक है। तो 1 से बड़ी ले रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इतना में आपको 2 तरह का संख्या दिख रहा होगा। कैसे, एक वैसा संख्या दिख रहा होगा जिसका अगर हम गुणनखंडन करते हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, आपको ऐसा संख्या दिख रहा होगा जिसको हम 1 से अधिक संख्या से भागा दे सकते हैं, और वैसा संख्या दिख रहा होगा जिसको 1 और स्वयं के अलावा किसी से भागा नहीं दे सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को हम किससे भागा दे सकते हैं, एक तो 1 से दे सकते हैं, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, इसके अलावा किसी से दे सकते हैं नहीं। जैसे 3 है, 3 को कैसे भागा देंगे, 1 तिया 3, 3 एकम 3, इसके अलावा किसी से दे सकते हैं नहीं। 4 है, 4 को तो देखिए दे सकते हैं, 4 एकम 4, 1 चका 4 और 2 दूनी 4, एक्स्ट्रा आ गया 2 दूनी 4, यानी इसको दे सकते हैं, इसको रेड कर देते हैं। 5 है, अब 5 को देखो तो 5 5 एकम 5, 1 पचे 5, इसके अलावा किसी से भागा नहीं दे सकते हैं। 6 है, तो 6 को 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 1 पचे 5, इसको भी दे सकते हैं। 7 है, 7 एकम 7, 1 सते 7। 8 है, तो 8 को तो बहुत से दे सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 चक 8, 8 एकम 8, इस तरह से। अब आपको इतना में ही एक चीज़ समझ में आया होगा कि 2 तरह का नंबर दिख रहा होगा। एक नंबर ऐसा जिसको स्वयं से और 1 से भाग दे सकते हैं, स्वयं से और 1 से भाग दे सकते हैं। एक नंबर ऐसा जिसको 1 से और स्वयं से के अलावा बहुत सारा से भाग दे सकते हैं। तो वैसा संख्या जो सिर्फ 1 और स्वयं से विभाजित हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा संख्या जो 1 एवं अपने आप से विभाजित हो, 1 और अपने आप से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे तो 2 हो गया, 3 हो गया, और क्या ले ले, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद 23 हो गया। इस तरह से आप चलते चल जाइएगा। ये सारा संख्या आप देखिए 1 से और स्वयं के अलावा किसी से नहीं लगेगा, इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। भाज्य जो 1 और स्वयं के अलावा बहुत से लगे, वैसा संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा भी बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होता हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ये आप लिख लीजिएगा, बोल दिए। इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और कोई है बीच में 4 6 8 10 12, बीच में यहाँ पे 9 भी हो गया। तो ये सारा संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा बहुत सारा संख्या से लगा, इसी तरह से चलते चल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ये 2 संख्या, 2 चीज़ें पता चलना चाहिए, याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद और 2 चीज़ है जो कि बहुत हल्का है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहे का मतलब ठेठ भाषा में याद रखो, जगह 2 से भागा लगाए लग जाए उसको सम कहेंगे, जगह 2 से भागा लगाए नहीं लगे उसको। अब पहुंच गए 10th क्लास में, तो 10th क्लास में ये चीज़ नहीं है कि परिभाषा, ठीक है उसको परिभाषा जानो, जान के ध्यान में रखो, लेकिन परिभाषा याद करने का नहीं है। अब क्या है, फील्ड में उतर के लड़ाई करना है। फील्ड में उतर के लड़ाई करना है मतलब लड़े लगेगा उतर के नहीं, उसका मतलब है कि जो उसका एग्जाम्पल है उस चीज़ को समझो, और परिभाषा से इसको नहीं याद रखो, एग्जाम्पल से इसको याद रखो। सम संख्या है तो आपको याद रहना चाहिए कि जो 2 से लग रहा है, कोई भी संख्या उठा के दे दिए हम, 10 दे दिए, 12 दे दिए, इस तरह के संख्या दे दिए, 14 दे दिए, 18 दे दिए, तो आपको देखना है कि 2 से लग रहा है तो सम होगा। विषम जो 2 से नहीं लगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह के संख्या। तो ये सब एग्जाम्पल से आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें इसमें एकदम नोट्स की तरह काम करती है, जो कि आपको हम नोट्स भी दे सकते हैं। आप मेरे नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा तो मैसेज कीजिएगा,
तो ये चीज़ सबसे पहले तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो कि अभी हम बता चुके हैं। किसको कहते हैं प्राकृत संख्या, किसको कहते हैं पूर्ण संख्या, किसको कहते हैं पूर्णांक, किसको कहते हैं परिमेय संख्या, किसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, और ये सारे संख्याओं के संग्रह को कहते हैं वास्तविक संख्या। और 10th में जा कर के यही वास्तविक संख्या हम लोगों को पढ़ना है। और वास्तविक संख्या के अलावा एक और संख्या होता है जो आपको बता दी है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जो कि यहाँ तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जब रूट में माइनस आ जाता है तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। अब सबसे पहले प्रमेय। गणित जब 9th का पढ़िए, 10th का पढ़िए, NCERT में प्रमेय दिया हुआ रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है, उस चीज़ का जो फिक्स है, जो बात जो फिक्स है वो दिया हुआ है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी उसको गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। 2 तरह का संख्या हम बताए थे। एक बताए थे भाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा बहुत सारा संख्या से कटता है, और एक हम बताए थे अभाज्य संख्या। क्या बताए थे, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक से और स्वयं से कटता है, उसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटता है। 2 तरह के बताए थे। तो अब हम लोगों को ये पहला आधारभूत प्रमेय बता रहा है, क्या बता रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं, और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो लिखते हैं वो अद्वितीय होता है। मतलब ऐसा फिर नहीं लिख सकते, मतलब नहीं समझ में आया होगा, अब समझाते हैं। जैसे कि एक हम ले लिए संख्या भाज्य 20, अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगाएंगे भाई, तो पहले हम 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 2 से। तो 2 से लगाएं, 2 से मतलब इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, और हमको ये सारा गुणनखंडन में अभाज्य संख्या का यूज़ करना है। 2 से लगाएं 10 आया, फिर 2 से लगाएं 5 आया, यानी कि ये 20 जो था, 20 क्या था, 20 भाज्य संख्या था। इसको गुणनखंड किए, इसको तोड़े तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। कैसे लिख दिए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। कैसे लिख दिए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। कोई दिक्कत, 2 दूनी 4 5 26। तो यही पहला प्रमेय कहता है कि जितने भी भाज्य संख्या है सबको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला प्रमेय। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। इसी प्रकार से आप बहुत सारा नंबर ले करके सोच सकते हैं, वैसा भाज्य संख्या लीजिए, उसका अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, और आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। मतलब कि ये जो चीज़ आया है ये लास्ट है। क्या इसके बाद हम इसको और तोड़ सकते हैं? इस 20 को 2 गुने 2 गुने 2 पूर्ण संख्या के रूप में इतना के अलावा और तोड़ सकते हैं। याद ध्यान रखिए, क्या बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्ण संख्या के रूप में इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में इतना तोड़ेंगे, इसके अलावा और हम नहीं तोड़ सकते। बात आई होगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है जो देखिए समझते चलिएगा। आगे एक क्वेश्चन है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, और चूँकि एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो भी हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं न्यू बुक के अनुसार सॉल्यूशन करवाएंगे, और न्यू बुक के अनुसार पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट तो ओल्ड में भी उतना ही रहेगा, तो वो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन NCERT सॉल्यूशन हम जो करवाएंगे वो न्यू बुक के अनुसार। और न्यू बुक अगर आप निकाल करके देखते हैं तो उसमें आधा से ज़्यादा एक्सरसाइज गायब है, कम दे दिया मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, जितना है उतना पढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे, बस ध्यान में रखिए और सबको लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, सॉल्यूशन देखते जाइए, बहुत अच्छा करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन जो है इसको हम लोग ऑपरेशन करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। कैसे? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। सिंपल है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा कर रहा है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि तो आता होगा, तो हम लोग सबसे पहले 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 96 2 बार में लगाएंगे तो 2 चक 8, 8 दूनी 16, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 बार में लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 बार में लगाएंगे 2 छक 12, फिर 2 बार में लगाएंगे 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद है 404, क्या है 404, 2 बार में लगाएंगे 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, चला 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 101 हो जाएगा। अब आ गया यहाँ पे 101, अब आ गया यहाँ पे क्या आ गया 101। अब अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो ठीक बात है, और कॉमन सेंस नहीं है तो माथा पटकते रहो 101 में। लगाओ, कितना से लगाएगा, 2 से लगाओ, 3 से लगाओ, 5 से लगाओ, अभाज्य संख्या से लगाना ना, 7 से लगाओ, 11 से लगाओ, 13 से लगाओ, 17 से लगाओ, 19 से लगाओ, 23 से लगाओ, लगाते जाओ, देखते जाइए। जितना आप लगाइएगा उतना माथा ख़राब होगा, पटक पटक के माथा फोड़ लीजिएगा, लेकिन ये हिलेगा नहीं।
क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि 101 खुद एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? 101 अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? 101 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी किसी से लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं यानी कि यहीं तक हो गया इसका अंतिम गुणनखंड। अब करना क्या है, चूँकि हम लोगों को क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यही ना निकालना है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 96। 96 का जब हम लोग गुणनखंडन किए तो देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 2 5। अब अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो कोई संख्या जब बार बार एक साथ अपने में गुना हो रहा है तो उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। 5 2 है तो उसको लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? ताकि यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आपको समझ में ज़्यादा आएगा, आसान होगा। ठीक है, गुने 3, एक लास्ट 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 96 का। फिर 404 का देखते हैं, 404 का। तो 404 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 101 की हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ का। किसका बात करते हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए अगर आप लोगों को पता है इस विधि से तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी से ध्यान दीजिए। एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फिक्स्ड जो भी है फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि जब भी हम दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन से एचसीएफ निकालते हैं तो उसका गुणनखंडन में जो संख्या आया है, उसके अभाज्य गुणनखंडन में जो संख्या आया है उसमें वैसा संख्या हमको लेना है जो मैच कर रहा है। जैसे कि ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो इसके बदले 1 2 ले लो, गुने ये दोनों मैच कर रहा है ना, इसके बदले 1 2 ले लो। ठीक, इसके अलावा कोई संख्या मैच कर रहा है इसमें? नहीं कर रहा है, नहीं लेंगे। यानी इस टोटल का एचसीएफ कितना हो गया? इस टोटल का एचसीएफ हो गया 4। कितना हो गया? 4। इस टोटल का एचसीएफ कितना हो गया? 4 इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? इस टोटल का जो एचसीएफ 4 हो गया, इसमें आपको कहीं पे दिक्कत परेशानी समस्या लग रहा है? कहीं पे लग रहा है? नहीं लगेगा। क्या करना है? सिंपल दोनों का अभाज्य गुणनखंडन को मिलाना है। जो जो संख्या मैच कर रहा है उसके बदले 1 1 लिख देना है। ये दोनों मैच कर रहा था उसके बदले 1, ये दोनों 2 मैच कर रहा था उसके बदले 1 लिख देना है। एचसीएफ हमारा हो गया 4। 4 क्या हो गया हमारा? एचसीएफ। 4 क्या हो गया हमारा? एचसीएफ आंसर। अब बात करते हैं एलसीएम का। अब किसका बात करेंगे? एलसीएम का बात करेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम देखिए एक वो तरीका से आप लोग निकाले होंगे एलसीएम। ऐसे निकाले हैं 96 404, ऐसे करके निकाले होंगे आप लोग एलसीएम। दोनों को रिलेट कर देंगे आप, एकदम गजब से समझ जाइएगा। तो 2 बार से आप लगाते तो दोनों लगता, ये हो जाता 48 और ये हो जाता 202। फिर 2 बार से लगाते तो ये हो जाता आपका कितना हो जाता? 24 और ये हो जाता 101। अब तो आप देखते, ये 24 है, अब तो आप देखते तो नहीं लगता, किसी से लगता नहीं। अब इसको सबको गुना कर देते, गुना करके जो आता वो हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम। चलिए गुना भी कर देते हैं। तो 2 दूनी के 4, 4 गुने 24, तो 20 चक 80 4 चक 16, 24 चक 96 होता है ना जी। ये हो जाएगा 96, 96 गुने 101, 96 गुने क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। तो 101 को जब हम 96 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना कर लेते हैं। 6 कम 6 0, 6 कम 6 6, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो 6 9, उसके बाद 6 9, यानी 96 आया। इसका एलसीएम कितना आया जी? 96 ब्लैक कलर दिख रहा होगा, 96 ब्लैक कलर दिख रहा है ना, 96। अब यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे? ये दोनों 2 के बदले 1 2 लिखे थे, ठीक है, जो मिल रहा है जिसके बदले उसके बदले लिखो। ये दोनों 2 के बदले 1 2 गुने, ये दोनों 2 के बदले जो मिल रहा है उसके बदले 1 ही लिखेंगे। ये दोनों 2 के बदले 1 2, ये दोनों 2 के बदले 1 2। ठीक है, जो मिल रहा है उसके बदले 1 ही लिखेंगे। अब कौन कौन नहीं मिल रहा है तो वो सबको लिख देंगे। जो मिल रहा है 2, जो मिल रहा है उसके बदले 1 लिखेंगे। 2 जो मिल रहा है उसके बदले 1 लिखेंगे। 2 जो मिल रहा है उसके बदले 1 लिखेंगे। और बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। सबसे पहले जिसका जोड़ा लग गया, ब्याह हो रहा है, वो दोनों के बदले 1 लिखेंगे, वो दोनों के बदले 1 लिखेंगे। और जो अभी बंड है, नहीं ब्याह हुआ है, उसको एज इट इज़ अकेले लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, ये 2 2 2 तो ये 2। अब इधर 3 2 और है, ठीक है भाई, 3 2 और लिख दो। ये 3 2 को हम डायरेक्ट 8 लिख देते हैं। 3 2 को डायरेक्ट काहेला, ये 8 में फिर 3 गुना करबे करेंगे तो डायरेक्ट 24 लिख दें। बिल्कुल लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगा जी? बोलिए। अब बचा क्या? 101, तो इसको भी लिख देंगे 100। फिर तो पहुंच गए वहीं जगह पे ना, 2 दूनी 4, 24 चक 96, 96 गुने 101,
तो यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया 96 यही ना आया था गुना करके, यहाँ पे यही ना आया था। तो तरीका ये आपको यहाँ पे सीखना है, और ऐसे आप लोग हो सकता है पहले बनाएंगे, बचपन से तो ये बनाए होंगे, लेकिन ये वाला सीखना है। फिर से रिपीट कर देते हैं। करना क्या है, सबसे पहले HCF निकालना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अब HCF सबसे पहले अगर निकालना है तो दोनों का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन में जो संख्या मैच कर रहा है उसको लिख देंगे, हमारा क्लियर हो गया। एलसीएम के लिए जो संख्या मैच कर रहा है उसके बदले 1 लिखेंगे, जैसे ये दोनों लिखा है उसके बदले 1, ये दोनों मैच कर रहा है उसको बदले, और बाकी जो बचेगा एज इट इज़ लिख देना है, बाकी जितना संख्या बचेगा उसको एज इट इज़ लिख देना है। ये हमारा बन गया। और इसी प्रकार से एक टाइप आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है इसमें तो आप बता सकते हैं, अगर आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत तो आप हमको बता सकते हैं। ऐसे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्लियर हो गया। इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके जैसे लिखिए, लेकिन लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। और अब इस चैप्टर में सबसे फेमस क्वेश्चन दादा परदादा के ज़माने से चलते आ रहा है, इतना फेमस है, और एग्ज़ाम के लिए तो हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स ही है, मतलब समझ लो ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर एक साल फिक्स ही है कि एक क्वेश्चन पूछता है, कोई नहीं रोकेगा इसको, समझ रहे हैं। आपके अगर दादा दिए होंगे 10th तो उस टाइम भी पूछा होगा, परदादा दिए होंगे उस टाइम भी पूछा होगा, आप दे रहे हैं उस टाइम भी पूछ रहा है, और आगे पता नहीं, लेकिन आपके जब बाल बच्चा होगा शादी ब्याह के बाद उस टाइम भी पूछवे करेगा। क्या पूछेगा कि √2 का परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तुम जानता है कि √2 का परिमेय संख्या है, लेकिन प्रूव करो। लेकिन इसको क्या करो, प्रूव करो। यही तो ज़िंदगी है, सब कोई जानता सब कुछ है, लेकिन क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। तो वही चीज़ मैथ में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है √2, तो आप लोगों को पता होगा √2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको रूट से निकालते हैं तो ये पॉइंट चलते आता है ना। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि कोई चीज़ हमको प्रूव करना है तो उसके अपोजिट मान करके उसके प्रॉपर्टीज़ को फिल करना पड़ता है, और नहीं फिल हो रहा है मतलब हम गलत माने थे, यानी प्रूव हो गया कि हम गलत हैं, तो जो है लिखा हुआ वो सही है। जैसे कि अभी हम बोले कि अभी दिन है, ठीक है, अभी क्या है, दिन है, हम बोले प्रूव इट, अभी दिन है, लेकिन आप हमको प्रूव करके बताइए कि अभी दिन है। तो कहिएगा चलो दिन है तो तुम क्या कहता है, रात है, तो बोलेंगे हाँ रात। तो कहिएगा चलो मान लेते हैं रात है, मान लिए रात। अब देखेंगे रात को क्या होना चाहिए भाई, तो सबसे पहला चीज़ रात को सूर्य नहीं होना चाहिए, सूर्य नहीं होना चाहिए, सूर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन सूर्य है, अभी सूर्य है, अभी सूर्य है, पहला प्रॉपर्टीज गलत हो गया। और रात को तारे दिखना चाहिए, रात को तारे दिखना चाहिए, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। तो ये दो चीज़ से ही प्रूव हो गया क्या, कि हम जो माने थे, हम माने रात, और रात में सूर्य नहीं होता है, लेकिन अभी सूर्य है, तारे होते हैं लेकिन तारे नहीं है, तो हम जो माने थे उसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। बस यही करना है, इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो चीज़ हम माने थे वो गलत माने थे, और गलत माने थे तो जो लिखा हुआ वो सही है, ये जो लिखा हुआ ये सही है। फिर से रिपीट करते हैं, हम अभी दिन है, अभी क्या है, दिन है, ठीक है, अभी दिन है, और हम कहें प्रूव करो कि दिन है, तो कहिएगा ठीक है दिन है, तो और क्या हो सकता है, रात हो सकता है। चलो ठीक है भाई, मान लो कि रात है, मान लिए कि रात है, तो रात का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होना चाहिए, रात को प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए रात में। सबसे पहले तारे होना चाहिए, उसके बाद सूर्य नहीं होना चाहिए, सूर्य नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि तारे तो नहीं है, तारे होना चाहिए था, तारे होना चाहिए था लेकिन नहीं है, सूर्य नहीं होना चाहिए था लेकिन है। तो यानी कि हम जो चीज़ माने रात, उसका विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है कि नहीं, यानी कि मेरा मान्यता गलत है, रात नहीं है, क्या है, दिन है। सिंपल, इस चीज़ को अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसे करके कोई नहीं बताता होगा, कहीं भी आप किए होंगे, ऐसे आपको नहीं समझाया होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को परिमेय अपरिमेय के साथ खेलना है, बनाना नहीं, खेलना है। क्या खेलना, कि दिया हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और कह रहा है कि बताओ कि परिमेय संख्या है। तो कोई बाकल बुत्र रहेगा, बाकल नहीं, दबंग टाइप का जो चलाक बुत्र रहेगा, यहाँ पृथ्वी का सबसे चलाक बुतरू, तो वो कहेगा कि आपको नहीं पता, यहाँ लिख देगा, आपको एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे लिख देना, आपको नहीं पता है क्या कि यह अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या।
फिर नीचे लिख देना। तो आप टीचर क्यों बने जब आपको यही नहीं पता है जो प्रूव करने बोल रहे हैं। बस एकदम नंबर गड़गड़ा के मिलेगा, इतना नंबर मिलेगा कि आप सोच नहीं रहे। ठीक है, तो ये हो गया कोढ़ी लोग के लिए। अब जो पढ़ने वाला बुतरू है उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मान लिए, √2 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बताए थे, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q = नॉट 0। तो यानी कि √2 किसके बराबर होना चाहिए, √2 जो है p/q के बराबर होना चाहिए, जहाँ p तथा q, जहाँ p तथा q सहअभाज्य है एवं q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और p और q जो है वो बिलोंग करता है किससे, इंटीजर से। किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। p और q एक पूर्णांक है। ये जो प्रूव करते हैं आप लोग, हो सकता है समझ में आता हो, नहीं आता हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा जड़ यहीं पे छुपा हुआ होता है प्रूव करने वाला में। सबसे पहले विपरीत हम मान लिए कि एक परिमेय संख्या दिया हुआ था, अपरिमेय हम लोग परिमेय मान लिए हैं, उसको p/q के बराबर भी मान लिए हैं। ठीक है, अब ये जो लिखे हैं मेन, यहीं से हम लोग विरोधाभास उत्पन्न जो भी करता वर्ता है, यहीं से सब कुछ होता है। हम p और q सहअभाज्य माने। क्या माने, सहअभाज्य। जहाँ p और q एक पूर्णांक है, q के बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का ये रूल है, q बराबर 0 नहीं, p q पूर्णांक और p और q सहअभाज्य है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि सहअभाज्य मतलब को प्राइम मतलब जिस दो संख्याओं का सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, एक ही नहीं, मतलब एक हो गुणनखंड, एक के अलावा कुछ नहीं, उसको सहअभाज्य कहते हैं। इसको ऐसे सोचो, जैसे यहाँ पे 3 और 5, अब दोनों का गुणनखंड क्या, एक के अलावा कोई और है नहीं, सेम दोनों का, इसी को कहते हैं को प्राइम। ये जो क्या कहते हैं, को प्राइम सहअभाज्य। तो हम लोग यहाँ पे p और q को प्राइम माने हैं, यानी कि एक ही गुणनखंड होगा, सिर्फ एक ही, एक होगा, सिर्फ एक ही, एक के अलावा कोई नहीं होगा। और अगर एक के अलावा कोई और संख्या गुणनखंड हो रहा है, यानी कहेंगे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमारा मान्यता गलत है, p ये जो है एक अपरिमेय संख्या। बस यही खेल है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं, क्लियर है, मामला एकदम फिनिश कि p और q सहअभाज्य है, यानी एक होना चाहिए इसका गुणनखंडन। एक के अलावा अगर कोई और संख्या से कट रहा है, मतलब हमारा मान्यता गलत है। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर p² q² हो जाएगा। इधर आ जाएगा q² बराबर p² बराबर p² बटा 2, q² बराबर p² बटा 2, ये आ गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको ध्यान रखना है। कौन सा चीज़ ध्यान रखना है, जो ध्यान दीजिए, छोटा सा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे q² बराबर p² बटा 2 है, तो p² 2 से विभाजित है। ये लिखने का मतलब यही ना हुआ कि p² 2 से विभाजित है। ये जो हम लिखे हैं, यहाँ से आप लोग नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है तो हम इधर साइड में लिखेंगे। यहाँ का मतलब यही ना हुआ, यहाँ का मतलब ये हुआ कि p² 2 से विभाजित p² 2 से विभाजित है। और अगर p² 2 से विभाजित है, अतः p² 2 से विभाजित है, p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, p भी 2 से विभाजित
P भी 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा? जब P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। सही बात की गलत बात? सही बात। अब P भी 2 से विभाजित है, ये बात यहाँ तक आ गया। और हम लोग माने क्या थे? P को माने थे सहअभाज्य। क्या माने थे? सहअभाज्य। लेकिन ये इसका तो एक और गुणनखंडन 2 आ गया। P का 1 के अलावा एक और गुणनखंडन 2 आ गया है, अतः हमारी मान्यता जो हम माने थे उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना? तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमारी मान्यता गलत है या अपने खत्म कहानी। बस एक छोटा सा पॉइंट है, वो उसको समझ लिए, आपका खेला समाप्त, क्लियर। आपको ये समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत या देरी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे जो हम माने थे कि P 2 से विभाजित है, तो यानी कि हम माने थे क्या? P को माने थे सहअभाज्य। क्या माने थे? सहअभाज्य। लेकिन ये तो सहअभाज्य नहीं है। कैसे नहीं है? ऐसे नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। चूँकि चलिए ऐसे ही डायरेक्ट लिखते हैं। क्या है, कैसे लिखें? देखिए खुद से भी बना के, आप जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट सोच के लिख रहे हो, ऐसे आप भी सोच के लिखिएगा। खुद का ये बनाइएगा ना तो याद रहेगा। ऐसे रटना वटना से कोई ज़रूरत नहीं है, खुद का ये बनाइए, खुद सोचिए इस चीज़ को। बस जो प्रॉपर्टीज़ है वो सही यूज़ कीजिए और खुद सोच करके खुद का इसको बनाइए। तो खुद का अब P जो है 2 से विभाजित हो गया, हम माने थे सहअभाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि P तथा Q सहअभाज्य है 1 के अलावा एक और गुणनखंड 2 है हमारी। अतः दोनों में क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। चूँकि एक और गुणनखंड 2 है, चूँकि P और Q एक अभाज्य संख्या था, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। मान्यता गलत है। √2 क्या हो जाएगा? √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है? बस सेम ऐसा ही सोच के आप भी लिखिएगा। एक आपको क्लू सेट करना है कि हम ये चीज़ माने थे, ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, हमारा मान्यता गलत है, बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? एकदम सेम ऐसा ही आपको लिखना है, सोच के लिखना है, समझ के लिखना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कर पाइएगा। अब इसको हम हटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए या जो कीजिए। अब करना आपको क्या है? करना ये है कि आपको एक और जो क्वेश्चन है इसको लेकिन आप लोग गड़बड़ा दीजिएगा, हमको पता है, तो नहीं गड़बड़ाइए। इसके लिए आपको हम हेल्प कर देते हैं। हेल्प क्या करेंगे? आप हमको इसको प्रूव करके भेजिए। किस पे भेजिएगा? 8298614113 इस पे आप इसको प्रूव करके ज़रूर भेजिए। समझ में आ रहा है? एकदम प्रूव करके आपको इस पे भेजना है। इससे आप हमसे जुड़ जाइएगा तो हर एक तरह का नोट्स वोट्स जो भी रहेगा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये प्रूव करके ज़रूर भेजिएगा। जैसे एकदम पीछे एकदम सेम वैसा ही इसको भी प्रूव करना है। बाकी जो अभी माइनस प्लस लगा हुआ था ना, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो आपको प्रूव करने के लिए देखना है। एक्सरसाइज का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये है बेसिक का वीडियो, न्यू बुक का सॉल्यूशन एक्सरसाइज करेंगे इसमें। अब देखिए इसमें फार्मूला क्या है आपको याद रखना है। जो देखिए ये आपको पेचीदा चीज़ देख करके हो सकता है समझ में भी आए और हो सकता है समझ में नहीं भी आए, हो सकता है समझ में भी आए और हो सकता है समझ में नहीं भी आए। तो आपको क्या याद रखना है? जैसे कि पीछे हम 2 संख्या लिए थे, 96 और 404, ठीक है।
इसका HCF जो आया था वो 4 आया था अगर आपको याद है, और LCM जो आया था 96 आया था अगर आपको याद है, ये बात आया था ना। HCF 4 आया था, LCM 96 आया था, अगर आपको ये बात याद है तो इतना आया था। तो फॉर्मूला यहाँ से ये क्रिएट होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, LCM गुने HCF। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। यानी ये जो दो संख्या अगर इसको A माने इसको B माने तो A गुने B जो है इस AB का जो LCM होगा और इस AB का जो HCF होगा उसके बराबर होता है। बस यही चीज़ है। अगर इसको आपको प्रूव करना है तो हमारे पास दो संख्या है ना, 96 गुने 404, 96 गुने 404 बराबर LCM कितना आया था 96 गुने HCF कितना आया था 4। ये जो फॉर्मूला है इसको आपको प्रूव करना है तो अभी हम लोग जो पीछे सॉल्व किए थे उसी का एग्जाम्पल लीजिए, और ये आप जब गुना कीजिएगा और ये आप जो गुना कीजिएगा दोनों बराबर आएगा। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है A गुने B बराबर LCF गुने HCF। यहाँ से आप बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमको LCM निकालना रहेगा तो A गुने B बटा HCF हो जाएगा, A गुने B बटा HCF हो जाएगा बराबर LCM होगा ना। अगर हमको HCF निकालना है तो A गुने B बटा LCM बराबर HCF हो जाएगा। अगर हमको A निकालना है तो उसी प्रकार से हम कर देंगे LCM गुने HCF बटा B, इधर से उधर कर देंगे ये फार्मूला को जो हमको निकालना रहेगा उसके अनुसार। यानी यही फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मेनली यही। इससे एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि अगर ये संख्या का HCF इतना है तो बताओ LCM कितना होगा, तो वो आप फटाक से बना लीजिएगा। और ये फार्मूला अगर आपको प्रूव करना है, ये गुना करके और ये गुना करके आप बताइए कि हाँ दोनों बराबर आया कि नहीं। अगर बराबर आया तो फार्मूला सही है, कमेंट में बताइएगा बराबर आया या नहीं आया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अभी तक हुआ नहीं हुआ तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में उतारिए, जो कीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट इसमें क्या क्या पढ़ना था, तो यही P और Q कोई अभाज्य है, उत्पत्ति, मतलब यही सब नौटंकी था। ठीक है, ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, वर्ड्स को देख करके स्ट्रेस नहीं लेना, इसलिए वर्ड्स को हटा दिए कि वो वर्ड्स देख करके आप स्ट्रेस जरूर ले लीजिएगा। मेनली इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएँ आती है जो ध्यान रखना है, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है वो याद रखना है, ध्यान रखना है क्या होता है नहीं होता। संख्याओं का एकदम दिमाग में जमावड़ा रहना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक संख्या को ये कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की संख्या को ये कहते हैं। दूसरी बात और क्या याद रखना है, और याद रखना है एक फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। और क्या रखना है, तो किस तरह से हम अभाज्य गुणनखंडन करके दो संख्याओं का LCM HCF निकाले थे वो याद रखना है। और क्या याद रखना है, तो कोई भी अपरिमेय संख्या को प्रूव करना है कि वो अपरिमेय होगा। क्या प्रूव करना है, कोई भी अपरिमेय संख्या को हमको प्रूव करना है कि वो अपरिमेय है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका बेसिक वीडियो में बस इतना ही आएगा, इतना ही आपको समझना है, और इसी से सारा क्वेश्चन आपको न्यू बुक का बन जाएगा। ओल्ड बुक का में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, जो कि क्या होगा, एक्स्ट्रा ये होगा कि शांत दशमलव अशांत दशमलव ऐसे करके कुछ होगा, तो वो हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में भी बता देंगे। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस उतना ही चीज़ ध्यान रखना है, उतना में ही आपका ये पूरा का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरी बात एक चीज़ और याद रखना है कि न्यू बुक में कितना एक्सरसाइज दिया हुआ है। न्यू बुक में लगता है कि ओल्ड से कम एक्सरसाइज दिया हुआ है। देखिए आपको हम अभी दिखा देते हैं। न्यू बुक में मात्र एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है 1.1, अच्छा एक और दिया हुआ है 1.2। न्यू बुक में दो एक्सरसाइज दिया हुआ है, कौन कौन, एक दिया 1.1 और एक दिया 1.2। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही आपको ध्यान जरूर रखना है। और ये 1.1 ओल्ड बुक में कुछ और होगा, आप जब देखिएगा तो ओल्ड बुक में 1.3 या 4 जो भी है ऐसे करके, लेकिन आगे पीछे होगा। लेकिन न्यू बुक में 1.1 1.2 एक्सरसाइज दिया है, दोनों को एकदम अच्छा से इसको सोल्व, इसका वीडियो आप जरूर देखिए आगे। ये था बेसिक का वीडियो, बेसिक में इतना है।